हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में सॉलिड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, सॉलिड दो तरह का है। वो जो टाइप्स है वो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब उसी टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस बड़ा सिंपल सा टर्म है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस भी बोला जाता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो अब एक बात बताओ, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता कैसे है ना? जैसे ये जो वॉल है ना, बोर्ड जहां टंगा हुआ है उसके पीछे वॉल ही है। ये वॉल का स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो इसमें हम लोग क्या किए होंगे, ब्रिक्स को जोड़े होंगे और ब्रिक्स को सिस्टमेटिक जोड़े होंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स को एक्स एक्सिस में जोड़े, वाई एक्सिस में जोड़े थोड़ा सा, और फिर जेड एक्सिस में बढ़ाते चले गए। तो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग वॉल बोलेंगे, दीवार। और केमिस्ट्री में इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। यानी यूनिट को बार बार जोड़ते चले जाए, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जैसे देखो क्या है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से दिखाना चाहेंगे। हम लोग को 3 डायमेंशनल एग्जांपल की जरूरत पड़ेगा। ये देखो, ये यूनिट है, ये यूनिट है ना? इसके ऊपर रख दिए, फिर इसके ऊपर रख दिए। तो इस तरह से देखो हम लोग का ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार हुआ ना, इसी को क्या बोलना है हम लोग को? क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस किसके जुड़ने से बन रहा है? ये यूनिट के जुड़ने से। ये यूनिट सब जुड़ के एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। सिंपल है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं। देखो क्रिस्टल लैटिस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़ता है ना? तो कोई भी सॉलिड बनता है क्या से? एटम से, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन से। तो हम लोग एटम्स को स्फेरिकली दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, और एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए हम लोग पूरा स्फेयर नहीं दिखाते हैं, बस उस एटम का न्यूक्लियस ही रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि पिक्चर हम लोग का साफ बने, है ना? तो ये देखो क्या है, कैसे हम लोग का क्रिस्टल लैटिस के बारे में क्या डिफिनेशन दिया गया। ये तुम्हारा एटम्स जो है उसका न्यूक्लियस है, या मॉलिक्यूल्स जो है उसका न्यूक्लियस है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंज होता है 3 डायमेंशन में, है ना? ये 2D लग रहा है लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये देखो, ये ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, यानी इधर भी बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा और ऊपर भी बढ़ेगा। अभी तुम लोगों को 2 डायमेंशनल लग रहा है। और ये जो पॉइंट्स है, बताओ, न्यूक्लियस, यानी ये निश्चित तौर पे ये जो जगह है किसका जगह है? एटम्स का जगह है ना? एटम्स रेगुलरली और सिस्टमेटिक अरेंज है, ऑर्डर में है, और ये 3D होता है। तो ये जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में ये जो पॉइंट देख रहे हो, इसका भी बड़ा स्पेशल नाम है और खूब यूज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। क्या बोला जाता है? लैटिस पॉइंट। एटम को ही डिनोट कर रहा है, और इसको मानते हैं कि एटम का न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस तो एटम में ही रहेगा। तो जहां लैटिस पॉइंट रहेगा समझो वहां पे एटम्स है। और ये एटम्स कैसे अरेंज है? ये एटम्स अरेंज है रेगुलरली, ऑर्डर में है। तो जब भी हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है किसी भी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज रहता है 3 डायमेंशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा हम लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस का बड़ा सिंपल डिफिनेशन देखते हैं, है ना? क्रिस्टल लैटिस बना है किससे? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से। ठीक है, तो देखो, द
constituent particles, ठीक है, the constituent particles are arranged in a repeating three-dimensional pattern. The constituent particles are arranged in a three-dimensional pattern called crystal lattice. Crystal lattice. Simple definition. Crystal lattice का definition: the constituent particles are arranged in a repeating three-dimensional pattern, ठीक है, called crystal lattice. तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस जो होता है वह थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ लैटिस पॉइंट इन थ्री डायमेंशन, है ना। लैटिस पॉइंट जब ऑर्डरली अरेंज होता है उससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है। अब इसी में एक और हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है और वो आता है यूनिट सेल, ठीक है। अब यूनिट सेल क्या है ना। अब एक बात बताओ, अभी हम लोग एग्जांपल लिए ये वाला कि इसको हम लोग कंटिन्यूअस जोड़ते चले जाएं और इसके ऊपर ऐसे रखते चले जाएं, है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे, तो एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये बताओ, ये स्ट्रक्चर तैयार करने में किसका रोल है? इसका रोल है। तो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको रिपीट करने से, एक दूसरे के ऊपर रखने से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर है? यूनिट सेल यानी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो बार बार रिपीट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे इसमें जरा दिखा दें, ये देखो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन यानी लगातार लैटिस पॉइंट को अगर मिलाएं, ये देखो, तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसको क्या बोलना है हम लोग को? यूनिट सेल। यूनिट सेल भी थ्री डायमेंशनल होगा। बताओ क्या ये थ्री डायमेंशनल नहीं है? यानी अगर बात करें इसका तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो यूनिट डायमेंशन के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग के पास 6 पैरामीटर्स होता है। किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में। सॉरी, यूनिट सेल के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग के पास कितना पैरामीटर्स होता है? 6। कौन कौन सा? एज, 3 एज, यानी एक एज को ए मान लेते हैं, एक एज को बी और एक एज को सी। और इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? एंगल भी 3 बन रहा है, यानी ए और बी के बीच में, ये सी और बी के बीच में एक एंगल, है ना। फिर उसके बाद सी और ये सी और ए अगर है तो ये सी और बी के बीच में एक एंगल, फिर ए और बी के बीच में एक एंगल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट सेल को डिफाइन फर्दर स्टडी करने के लिए हम लोग के पास, या यूनिट सेल को कैरेक्टराइज हम लोग करते हैं 6 पैरामीटर से। कौन कौन सा पैरामीटर्स? अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, प्लस ए बी सी। ए बी सी एज हो गया और अल्फा बीटा गामा एज के बीच में बनने वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो यूनिट सेल का डिफिनीशन दो तरह से, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल, या यूनिट सेल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्रिस्टल, ठीक है। ए क्रिस्टल इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स, मेनी स्मॉल यूनिट्स repeating many small units repeating is called unit cell, ठीक है। a crystal is made of many small units repeating is called unit cell। तो क्या ये रिपीट नहीं कर रहा है? देखो, एक यूनिट से
फिर अगर हम लोग बात करें तो ये दूसरा यूनिट सेल रिपीट कर रहा है, और ये यूनिट सेल एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, स्टैक्ड रहता है, एक दूसरे के ऊपर में खड़ा रहता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टैक्ड टुगेदर, स्टैक्ड टुगेदर इन 3 डायमेंशन। बताओ क्या ये 3 डायमेंशन में नहीं है? ये देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, और इसके ऊपर रखेंगे तो देख लो ये है ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और इसके ऊपर रख दो इधर और इधर तो जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग का ये बात क्लियर है। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब रेगुलरली ऑर्डर में अरेंज रहता है 3 डायमेंशन फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल किसको बोलते हैं? तो यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस में जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट जो अभी जिसके बारे में बता रहे थे कि यूनिट सेल को समझने के लिए हम लोग के पास कितना पैरामीटर्स है? 6, 3 एज और 3 एंगल। ठीक है, ये जो एज और एंगल को कंबाइंड रूप से हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, यानी यूनिट सेल कैरेक्टराइज होता है 6 पैरामीटर से। और कौन कौन सा वो पैरामीटर्स है जरा देखते हैं, देखो जरा। समझना है इसको, और डाउट होगा पूछना है। और बहुत लोग पूछ भी रहे हो, अच्छा है। ये ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक बढ़िया से बना लें। ये ठीक है, ये 2 यूनिट्स है। तो अब हम बात करते हैं, देखो जरा एज के बारे में। तो यहाँ पे एक एज हम लोग का क्या हुआ, एक एज ये हुआ, ये वाला। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक एज हम लोग का ये हुआ वाई एक्सिस, और एक एज ये इसको जेड एक्सिस मानते हैं। ठीक है, हाइट रहता है तो उसको जेड ही में लेते हैं। और एक एज जो है हम लोग का ये है, एक्स एक्सिस को हम लोग इधर ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी इधर भी जा सकता है। और ये हो गया हम लोग का कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ठीक है, और जरा हम लोग एबीसी मान लेते हैं, कौन सा लेंथ है? तो ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये तो एक्सिस है, तो आगे बढ़ दिखा देते समझने के लिए। ये देखो, ये वाला जो लेंथ है क्यूब का, ये हो गया ए। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो लेंथ है ये हो गया बी, और जेड एक्सिस पे जो लेंथ है ना, वो हो गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा एंगल के बारे में बात कर ले, कौन कौन सा एंगल, कौन अल्फा बीटा गामा है, ये जरा देखते हैं। तो देखो, हम लोग का एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के सामने ये जो तुम्हारा एंगल है, ये देखो, ये भी एंगल 90 डिग्री ही है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, एक ऐसे है और एक मतलब ऐसे बाहर निकला हुआ। इसके साथ जितना भी एंगल है, ये बताओ, ये जेड एक्सिस हो गया है ना, जो यहां दिखा है, ये जेड एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, ए के सामने का एंगल अल्फा। अच्छा, और इसके बाद देखो बी के सामने का एंगल ये वाला, ये ठीक है, ये वाला एंगल को हम लोग मान लेते हैं बीटा, और जेड के सामने का जो एंगल है ये एंगल, इसको हम लोग मान लेते हैं गामा। ठीक है, तो इसमें अब बता दो क्या क्या है? 3 एज ए बी सी और 3 एंगल अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर्स है। अब बताओ, क्या यूनिट सेल जो ब्रिक्स होता है क्या एक ही तरह का होता है? कॉमन तो इसी तरह का होता है, लेकिन आजकल बहुत सारा ब्रिक्स जो है ना एकदम स्क्वायर जैसा होता है।
सीमेंट का बना हुआ आता है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल में ए बी सी देख लो जरा, अगर ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो बताओ ऐसे यूनिट सेल कैसा, क्यूब जैसा होगा ना। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में ऐसे ही का पढ़ेंगे, यानी तीनों साइड बराबर, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है। इसके अलावा हम लोग का अलग अलग केस मिलेगा, यानी दो साइड बराबर, एक साइड बराबर नहीं, दो 90 डिग्री तो एक अलग एंगल, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग वैसे यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा एंगल 90 डिग्री। यानी यहां पे जो हम लोग यूनिट सेल पढ़ रहे हैं उस यूनिट सेल का नाम है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी जैसा कि हम लोग बताए हैं कि अभी हम लोग वैसा ही यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका तीनों साइड्स हो बराबर और एंगल हो सभी का सभी 90 डिग्री, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में दो तरह का यूनिट सेल होता है, एकदम ध्यान से समझना है। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। सेकेंड है सेंटर्ड, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल? एक बार फिर से यूनिट सेल हम लेते हैं, ये जो मेरे पास है बॉक्स, ये देखो। प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझने से पहले जरा हम लोग ये यूनिट सेल के बारे में एक बार फिर डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ, यूनिट सेल में ये जो यूनिट सेल देख रहे हो, एक यूनिट है ना, इसी को जोड़ते जाएंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक यूनिट में सबसे पहले बताना है कि इसमें फेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक यूनिट सेल में 6 फेस होता है, ठीक है। उसके बाद यानी एक यूनिट सेल में कितना फेस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यूनिट सेल में कॉर्नर कितना होता है, कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर ये वाला, ये कॉर्नर, तो कॉर्नर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गया। चलो तो याद हो गया, फेस कितना, 6 कॉर्नर 8। एक और है एजेस, ये वाला एजेस, पता चल रहा है ना किसको दिखा रहे हैं, ये एजेस है। एजेस काउंट करो कितना है, कितना एजेस होना चाहिए, तो 12 एजेस होना चाहिए। देखते हैं 12 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8, ये भी तो एज है, 9 10 11 12। तो एक यूनिट सेल में फेस 6, कॉर्नर 8 और एजेस कितना, 12। क्लियर है? अब जरा देखो, यूनिट सेल दो तरह का, प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जरा बात ध्यान से सुनो और बहुत सिंपल याद हो जाएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी ये यूनिट सेल भी क्या से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स है ना, एटम्स सिर्फ कॉर्नर पे हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलना है, वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहां हो, कॉर्नर पे हो, ठीक है। जरा इसको बनाते हैं, देखो ये, और एटम्स कहां, ये कॉर्नर पे, जिसको हम लोग पॉइंट से दिखा रहे हैं, ठीक है। और देखो अब इसको जरा समझना है, क्या ये दोनों एटम के बीच में गैप है, नहीं गैप नहीं है। देखो क्या हम बोले थे शुरू में ही, हम लोग जो एटम बनाते हैं है ना, एटम बनाते हैं उसमें ये पॉइंट्स जो उसका न्यूक्लियस होता है, लेकिन दोनों एटम एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये बताओ क्या सॉलिड में एटम्स के बीच में गैप होगा,
लिक्विड या गैस की तरह। गैस में तो मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब कोई गैप नहीं ना, वो तो कॉम्पैक्ट रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा साफ पता चलता है ये कॉर्नर पे। और ऐसे देखो तो इसमें हम दिखा दें, देखो ऐसे एक एटम ये और दूसरा एटम ये। ठीक है, तो प्रिमिटिव का सिंपल डिफिनेशन है कि वैसा एटम जिसमें वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कहाँ हो, कॉर्नर पे हो। ठीक है, उसको हम लोग, या इसमें कहते हैं कि जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट कौन सा जगह होता था बताओ? लैटिस पॉइंट वो जगह होता था जहां पे एटम प्रेजेंट होता है, यानी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद सेंटर्ड है, तो सेंटर्ड का क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं सेंटर्ड का। तो जैसे देखो, सेंटर्ड में एटम कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एकदम निश्चिंत है, यहाँ पे निश्चित है कि ये कॉर्नर पे होगा, साथ ही साथ और कहीं पे भी हो सकता है। सेंटर्ड यानी ये जो यूनिट सेल है उसके सेंटर पे, तो सेंटर में इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, बॉडी के अंदर। ठीक है, ये जो बॉडी है ना, उसके अंदर में भी एक एटम हो सकता है, या और कहां हो सकता है, तो ये जो फेस देख रहे हो, फेस के सेंटर पे भी एटम्स होता है। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल को पूछा जाएगा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां हो, कॉर्नर पे हो, साथ ही साथ या तो फेस पे हो, या इनसाइड द बॉडी हो, या एज सेंटर पे भी हो सकता है ना, ये सब है। तो ये सेंटर्ड का ही टाइप्स है। ठीक है, यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल का कितना टाइप्स है? तो 3 टाइप्स है। सबसे पहले बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यानी फेस सेंटर्ड का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा, या लैटिस पॉइंट जिसको बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट वो जगह होता है जहां पे एटम्स होता है, तो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। इसके अलावा अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि क्यूब्स में कितना फेस है, 6 फेस है, यानी सभी 6 फेस के सेंटर पे होगा। ठीक है, तो कितना दिखा दिए? 4, एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट राइट, और एक फ्रंट और एक बैक, यानी ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। तो फेस सेंटर यूनिट सेल किसको बोलना है? फेस सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सभी 6 फेस पे होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्या है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां होगा? जैसा कि नाम ही से लग रहा है, बॉडी सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी के अंदर में, इनसाइड द बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर में जो सेंटर जहां पे होगा वहीं पे होगा, इनसाइड द बॉडी सेंटर। ठीक है, इसमें कॉर्नर पे, इसमें सभी फेस और कॉर्नर पे, और इसमें कॉर्नर के अलावा इनसाइड द बॉडी। और थर्ड नंबर इंड सेंटर, ये भी सिंपल है, इंड सेंटर। इंड सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां होगा? सभी कॉर्नर पे। ठीक है, और 2 अपोजिट फेस, यहां पे हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, देखो इंड सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और सिर्फ 2 अपोजिट फेस पे, यानी एक ऊपर, तो इसका अपोजिट कौन हुआ? नीचे। ठीक है, अपोजिट फेस पे जब होगा उसको इंड सेंटर। और बॉडी सेंटर किसको बोलना है? जब इनसाइड द बॉडी रहेगा, पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी के अंदर हो, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। और फेस सेंटर किसको बोलेंगे? तो फेस सेंटर हम लोग का होगा सभी कॉर्नर के अलावा फेस पे। ठीक है,
ये हो गया। अब प्रिमिटिव, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक है, और वो टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, सेंटर्ड, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इंड सेंटर में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।